ठीक है जी। क्या करेंगे आप, ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई है, रेवेन्यू दिया हुआ है, क्लोजिंग इन्वेंट्री भी दी हुई 36,000, ट्रेड रिसीवेबल दिए हुए, बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है, ट्रेड पेबल्स दिए हुए, मार्कअप दिया हुआ है 25% और साथ में नेट प्रॉफिट टू सेल्स रेशो भी हमें क्वेश्चन में दी हुई है। तो अब यहाँ पर पॉइंट नया आ रहा है जिसके लिए आपको समझने की जरूरत है क्योंकि नई चीज आ रही है। तो सबसे पहले तो आपको लिखना पड़ेगा, हेडिंग देनी पड़ेगी, मैं लिखवा रहा हूं, कन्वर्जन ऑफ मार्कअप इनटू मार्जिन। लिखें, कन्वर्जन ऑफ मार्कअप इनटू मार्जिन। तो कन्वर्जन ऑफ मार्कअप इनटू मार्जिन के लिए मुझे आपको कुछ चीजें शो करनी पड़ेंगी आपके सामने। ये तंग कर रहा है थोड़ा मुझे। सर ये क्या लिख रहे हैं आप? ये अभी तो मैं कोशिश कर रहा हूँ लिखने की, लिख नहीं रहा। सर छोड़े, क्या क्लास लेनी है, कभी फिर ले लेंगे। वेरी गुड, अभी तो तुम आए हो यार। सर अपनी सेल्फी तो भेजे, मैं बताऊँ आज आप कैसे लग रहे हैं, किस यार जैसे। बात आपने अच्छी की है। अच्छा, मार्कअप इनटू मार्जिन, ऊपर मैंने कन्वर्जन लिखा है, मार्कअप को मार्जिन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है जी, परसेंटेज ओवर 100 प्लस परसेंटेज, परसेंटेज ओवर 100 प्लस परसेंटेज। ये कन्वर्ट करने का है फॉर्मूला मार्कअप को मार्जिन में। मार्कअप क्या होता है? सर मतलब समझ नहीं आई। मार्कअप क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट रेट ऑन कॉस्ट। सवाल पे आए वापस। सेल्स आपको दी हुई है 2 लाख की, सेल्स आपको दी हुई है क्वेश्चन में कितने की? 2 लाख की, ठीक है जी। और क्वेश्चन में साथ क्या दिया हुआ? मार्कअप 25%। अब ये मार्कअप जो है ये क्या चीज होती है, पहले कौन बताएगा मुझे? मार्कअप है ग्रॉस प्रॉफिट रेट ऑन कॉस्ट। मार्कअप क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट रेट ऑन कॉस्ट। क्योंकि ये ग्रॉस प्रॉफिट रेट ऑन कॉस्ट है तो इसको आप सेल्स पे अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास कॉस्ट की अमाउंट नहीं दी हुई, आपके पास कॉस्ट की अमाउंट मौजूद ही नहीं है। तो ये तो जीपी रेट ऑन कॉस्ट है। अगर आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल्स होती, जी जी अवेलेबल इन बुक ऑब्वियसली, अगर आपके पास अवेलेबल होता इस सवाल के लिए मार्जिन, तो आप सेल्स पे डायरेक्ट अप्लाई कर लेते, या आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल्स होती तब भी आप मार्कअप अप्लाई कर लेते और ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड कर लेते। लेकिन इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है कि आपको क्वेश्चन के अंदर मार्कअप दिया हुआ है विच इज ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कॉस्ट, और कॉस्ट ऑफ सेल्स दी नहीं हुई, आपको तो सेल्स दी हुई है। तो आपको मार्कअप को मार्जिन में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि आपको सेल्स पर ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए मार्जिन चाहिए। तो मार्जिन निकालने के लिए उसका फार्मूला होता है परसेंटेज, मार्कअप को मार्जिन में कन्वर्ट करने का फार्मूला होता है परसेंटेज ओवर 100 प्लस परसेंटेज, जो कि आपका आ जाएगा 25 ओवर 100 प्लस 25, which is 25 over 125. Now this is now margin. This has been converted into margin. अब ये आपका मार्जिन में कन्वर्ट हो गया, अभी आपका मार्जिन बन गया, मार्कअप नहीं है। अब आप इसको सेल्स पर अप्लाई कर सकते हो और ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड भी कर सकते हो। तो हम ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड कर लेते हैं। सेल्स हमारी 2 लाख हैं, इसके ऊपर कितना मार्जिन हमारा है? 25 ओवर 125। आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट का आंसर आ जाएगा। तो 2 लाख
multiply 25 divided by 125, you will get a profit which is 40,000. So gross profit, you have calculated the gross profit, which is 40,000, और अब आप कॉस्ट ऑफ सेल्स भी फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे फाइंड करेंगे आप कॉस्ट ऑफ सेल्स? आपको पता है सेल्स में से अगर आप जीपी माइनस कर दें तो आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी। सेल्स आपकी हैं 2 लाख की, माइनस जीपी आपका है 40,000 का, आपने माइनस कर दिया तो आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई 1,60,000 की आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग जीपी। तो इस तरीके से हमने कॉस्ट ऑफ सेल्स भी फाइंड कर ली और हमने सेल्स के थ्रू जीपी भी पहले फाइंड किया फिर कॉस्ट ऑफ सेल फाइंड की। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि इन क्वेश्चंस के अंदर आपको करना क्या पड़ता है, अगर आपको क्वेश्चन में सेल्स दी हो और मार्कअप दिया हो, जैसे कि मैं सवाल पे दोबारा जा रहा हूं वापस, क्वेश्चन में रेवेन्यू दिया हुआ है, सेल्स दी हुई है 2 लाख की, और हमें दिया हुआ है साथ क्वेश्चन में मार्कअप 25%। मार्कअप जो 25% है वो लशाना प्रॉफिट परसेंटेज है कॉस्ट ऑफ सेल्स पे। तो अवेज प्रॉफिट परसेंटेज रबनवाज कॉस्ट ऑफ सेल्स पे है, दैट इज 25%। आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल्स तो मौजूद ही नहीं, आपके पास तो सेल्स हैं, तो आपको मार्कअप को मार्जिन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगला सवाल ये उठता है कि सर मार्जिन में कन्वर्ट क्यों करें? क्योंकि मार्जिन होता है ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल्स। अगर आप मार्जिन में कन्वर्ट कर लेंगे तो आप सेल्स पर उसको डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने यही किया कि मैंने कन्वर्ट कर दिया मार्कअप को मार्जिन में। इसका फॉर्मूला है परसेंटेज ओवर 100 प्लस परसेंटेज which becomes 25 over 100 plus 25 means 25 over 125. Now this is margin. अब इसको मैं सेल्स पे डायरेक्टली अप्लाई कर सकता हूँ, यानी 25 over 125 सेल्स का अगर मैं निकालूंगा मेरे पास जीपी आ जाएगा जो कि आता है 40,000। कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालने के लिए सेल्स में से जीपी माइनस कर दूंगा मैं, तो मेरे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएंगी 1,60,000। अब अगर क्वेश्चन में अगर आप गौर करो, जस्ट आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि मार्कअप कितना था, सामने 25% था ना कॉस्ट पे। अब आप कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाल चुके हो, कितनी है 1,60,000, इसका 25% लो 40,000 ही आएगा। कैलकुलेटर के देखो 1,60,000 का 25% लो वो 40,000 ही आएगा। लेकिन डायरेक्टली आप निकाल नहीं सकते थे, क्यों? क्योंकि आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल्स की अमाउंट तो थी ही नहीं जिसका आप 25% निकालते। आपके पास तो अमाउंट थी सेल्स की, तो आपको मार्कअप को मार्जिन में कन्वर्ट करके सवाल को सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि यू नीड मार्जिन सो दैट यू कैन अप्लाई द मार्जिन विच इज ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल्स। सेल्स आपको दी हुई थी, आपने उस पर अप्लाई कर दिया, आपके पास जीपी आ गया, सेल्स में से जीपी माइनस किया तो आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई। ये था हमारा। अब आपने फाइंड करना है, परचेजेस फाइंड करनी थी आपने। एक्चुअली पहला जो पॉइंट है वो परचेज फाइंड करने का है। तो ये आपने अगर लिख लिया तो फिर मैं आगे चलता हूं। इसको नोट डाउन कर लिया आपने सबने? तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने क्या करना है कि हमने फाइंड करनी है, इसको हम क्रॉस कर देते हैं और हम अपना नई पेंट शॉप खोल लेते हैं। परचेजेस फाइंड करनी है। तो आपको पता है कि परचेजेस फाइंड करना बड़ा आसान है हमारे लिए। हम क्या करेंगे, बेटा पंगे नहीं लेने हैं। कॉस्ट ऑफ सेल्स, वो सर गलती से हो गया था, पता नहीं लगा जी, कॉस्ट ऑफ सेल्स इज इक्वल टू क्या आपका आएगा जी, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री आप करेंगे तो आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल्स का आंसर आ जाएगा। वो हम निकाल लेते हैं। ओपनिंग इन्वेंट्री हमें क्वेश्चन में कितने की दी हुई है आप देखें। ओपनिंग इन्वेंट्री है 18,000 की, परचेजेस तो हमें नहीं पता, और क्लोजिंग इन्वेंट्री आपकी है 36,000 की। 18,000 ओपनिंग इन्वेंट्री है, 36,000 की आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री है। हम सॉल्व कर लेते हैं उसके ऊपर।
ओपनिंग इन्वेंट्री आपकी है जी 18,000 प्लस कर देंगे इसमें परचेजेस, वो एक्चुअली जो हमें नहीं मालूम, माइनस कर देंगे इसमें से हम 36,000 जो कि आपकी क्या है क्लोजिंग इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ सेल्स हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, वो हमने इसीलिए निकाली थी, और वो है 1,60,000 की। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो बहुत ही आसान है, आपके पास परचेजेस की अमाउंट आ जाएगी 1,60,000 जो आपके सामने लिखा हुआ है, 36,000 वहाँ जाके ऐड हो जाएगा और 18,000 जो है उसमें से माइनस हो जाएगा, तो 1,78,000 की आपके पास आ जाएंगी परचेजेस। तो ये मैंने इस तरीके से जो परचेजेस हैं वो मैंने फाइंड आउट कर ली हैं, आप कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं। आगे नेक्स्ट हम चलते हैं कि हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे नेक्स्ट पोर्शन को। तो नेक्स्ट आपका आता है जी परचेज के बाद आपने निकालने एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस निकालने के लिए आपको सबसे पहले नेट प्रॉफिट टू सेल्स रेशियो जो क्वेश्चन में दी हुई है इसको अप्लाई करना पड़ेगा, विच इज 6%, क्योंकि आपको नेट प्रॉफिट फाइंड करना पड़ेगा। तो कैलकुलेट करते हैं नेट प्रॉफिट टू सेल्स रेशियो, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स which is equal to 6%। ठीक है जी, तो नेट प्रॉफिट तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे सेल्स की अमाउंट जो है वो मालूम है। सेल्स हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं जो कि कितनी की हैं आपकी, अगर मैं अपने उसी क्वेश्चन पे जाना चाहूँ तो सेल्स हमारी हैं 2 लाख रुपए की। तो 2 लाख की आपकी सेल्स हैं, वो मैं यहाँ लिख दूंगा, और इज इक्वल टू 6% जो है वो आपका क्या है नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट वो सेल्स वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगी, दूसरी तरफ जाके आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा विच इज इक्वल टू 12,000, क्योंकि अगर आप 2 लाख का 6% निकालेंगे, ठीक है जी, तो वो ऑटोमेटिकली 12,000 ही आ जाएगा विच इज योर नेट प्रॉफिट। अब उसने कहा है फाइंड करने आपने असल में एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस फाइंड करने का तरीका क्या होता है कि आप ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे नेट प्रॉफिट, तो आपके पास एक्सपेंसेस आ जाएंगे। सर ये बात समझ नहीं आई, जरा गौर कीजिएगा। ग्रॉस प्रॉफिट बराबर किसके होता है, वो बराबर होता है सॉरी नेट प्रॉफिट बराबर किसके होता है, आई एम सॉरी, नेट प्रॉफिट बराबर किसके होता है जी, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस एक्सपेंसेस के। ठीक है जी, तो एक्सपेंसेस बराबर किसके होंगे, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस नेट प्रॉफिट के, एक्सपेंसेस बराबर हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे कि आपका ग्रॉस प्रॉफिट, बिकॉज मैंने क्वेश्चन में निकाला हुआ है 40,000 है, माइनस नेट प्रॉफिट 12,000 का है, तो आपके एक्सपेंसेस सिंपली आ जाएंगे 28,000 की। तो ये भी मैंने फाइंड आउट कर लिया। सर ये जीपी और नेट प्रॉफिट आपने कहाँ निकाला था, नेट प्रॉफिट यहाँ निकाला है 12,000 का मैंने, ये रहा, और जीपी हम पहले निकाल चुके हैं अपने सवाल से मार्कअप को यूज करके 25% को सेल्स पर, जो कि 40,000 निकलता है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, हमने फाइंड ऑलरेडी कर लिया हुआ है। तो वहाँ से हमने नेट प्रॉफिट भी फाइंड किया है, और हमने वहाँ से जो है दूसरी चीज़ें भी फाइंड कर ली हैं, परचेजेस भी फाइंड कर ली हमने, एक्सपेंसेस भी फाइंड कर ली हमने। अब वर्किंग कैपिटल रेशियो फाइंड करनी है और क्विक रेशियो। तो वर्किंग कैपिटल रेशियो का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। तो लेट्स डू इट। वर्किंग कैपिटल रेशियो को करंट रेशियो भी कहते हैं, एक ही बात है। इसका फॉर्मूला हमारा होता है जी करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज अगर हम फॉर्मूले में पुट करें वैल्यूज, अपने क्वेश्चन से ही पुट करनी है आपने। तो करंट एसेट्स देखिए यहाँ पे कितने के दिए हुए हैं, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवर, ये दोनों करंट एसेट हैं। 36,000 प्लस 24,000 ये आपके आ जाएंगे 60,000 की। और करंट लायबिलिटीज कितनी है आपकी, 10,000 प्लस 40,000। सर समझ नहीं आई, इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल ये दोनों आपके करंट एसेट्स हैं, इनको ऐड करेंगे बनेगा 60,000, और बैंक ओवरड्राफ्ट और ट्रेड पेबल आपकी करंट लायबिलिटीज कहलाती हैं, जो कि बनेंगी आपकी 50,000 की। तो आप
आराम से वर्किंग कैपिटल रेशियो फाइंड कर सकते हैं, विच इज इक्वल टू 60,000 डिवाइडेड बाय 50,000। तो ये आपकी रेशियो आराम से आ जाएगी इक्वल टू, अगर हम डिवाइड कर दें, मैं आप क्या आ जाएगी 1.2 रेशियो 1, 1.2 रेशियो, सॉरी रेशियो 1 आपका आंसर आ जाएगा। इसको रेशियो 1 में लिखते हैं। ये बताती है आपको कि आपके जो करंट एसेट्स हैं वो आपकी करंट लायबिलिटीज अगर 1 है तो करंट एसेट्स जो हैं वो आपके 1.2 हैं। अच्छी रेशियो ये होती है कि आपकी करंट एसेट्स डबल होने चाहिए। उसके बाद फार्मूला आता है लिक्विड रेशियो का, जिसका फार्मूला बनता है आपका होता है करंट एसेट्स माइनस इसमें से कर देते हैं आप क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री इसमें से माइनस कर देते हैं और हम डिवाइड कर देते हैं इसको किससे, करंट लायबिलिटीज के साथ। मैं ये भी यूज कर सकता हूँ ना, दूसरी जगह दूसरी तरह की बजाय इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। एक ही बात है, जो मुझे इजी लगेगा मैं इसको लिख दूंगा। तो मेरे अगर आप देखें तो मेरे जो करंट एसेट्स हैं वो कितने हैं, वो 60,000 के हैं और उसमें से इन्वेंट्री कितने की है उसके लिए मुझे सवाल पे क्वेश्चन में दोबारा जाना पड़ेगा। इन्वेंट्री है 36,000 की, ये लिखी हुई है आपके सामने। 60,000 में से माइनस कर दूंगा मैं 36,000 और डिवाइड कर दूंगा मैं इसको किससे, करंट लायबिलिटीज से, जो कि 50,000 की हैं। तो मेरे पास लिक्विड रेशियो का आंसर भी आ जाएगा, which includes those assets which can be converted into cash very quickly, जो कैश में फौरी तौर पे कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है जी, और ये रेशियो आपकी आती है 0.48 रेशियो 1, 0.48। ये भी रेशियो 1 के फॉर्म में लिखते हैं हम। और ये बताता ही है कि आपके करंट लायबिलिटीज के मुकाबले में लिक्विड एसेट जो है वो सिर्फ 0.48 है। तो लिक्विड रेशियो को बहुत अच्छी नहीं है, क्यों? क्योंकि वर्किंग कैपिटल या करंट रेशियो 2:1 होनी चाहिए तो बहुत अच्छी होती है, डबल होनी चाहिए। करंट एसेट शुड बी डबल देन करंट लायबिलिटीज। एंड लिक्विड रेशियो में आपके लिक्विड एसेट्स या स्टॉक माइनस करने के बाद, इन्वेंट्री माइनस करने के बाद 1:1 होनी चाहिए, यानी कि इक्वल होनी चाहिए। लिक्विड रेशियो भी आपकी कोई बहुत अच्छी शो नहीं कर रही। तो आपने फाइंड करना था परचेजेस, एक्सपेंसेस, वर्किंग कैपिटल रेशियो, क्विक रेशियो, ये हम फाइंड कर चुके हैं। उसने आगे सवाल पूछा, एक्सप्लेन व्हाई द क्विक रेशियो इज मोर एक्यूरेट मेजर of the liquidity of a business than the working capital ratio, because quick ratio या asset test ratio या liquid ratio does not include inventory. Inventory is the slow moving asset. Inventory takes more time to convert into cash. Because it does not include inventory, that's why quick ratio tells us about those assets which can be converted into cash very quickly. So it is a better measure of liquidity, that how much you are capable to pay back your current obligations or how much your current assets are available without inventory to pay back your current liabilities. So liquid ratio or quick ratio or asset test ratio is more accurate measure of the liquidity than working capital ratio because of the expulsion of closing inventory from the current assets in the formula. ठीक है जी, आगे कहता है जी, स्टेट 3 एक्शंस कि समीरा could take to improve his bank balance. She can take bank loan, she can introduce more capital into the business, or she can sell obsolete non-current assets. I repeat again, कैश बैलेंस को improve करने के लिए वो बैंक से लोन ले सकती है, वो नया कैपिटल बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, और वो कोई नॉन करंट एसेट सेल करके जो ऑब्सोलीट हो चुका हो, यूज में ना हो, वो अपना कैश पोजीशन को बेहतर बना सकते हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको 2 कंप्लीट करवाए हैं, एक मई जून 11 का और एक अक्टूबर नवंबर 11 का। इसमें अक्टूबर नवंबर 12 का 11-21 का है। यहाँ तक कोई मसला है तो आप बिला झिझक मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, यहाँ पर मैंने इसको सारा सॉल्व करके आपको दिखाया है। एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क क्वेश्चन, अदरवाइज टाइम ओवर हो रहा है हमारा। प्लीज कोई भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। होमवर्क के लिए क्वेश्चन मैं आपको भेज दूंगा, होमवर्क के लिए क्वेश्चन मैं आपको भेज दूंगा थ्रू ऑनलाइन, यानी थ्रू व्हाट्सएप, पिक्चर लेके भेज दूंगा।